हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, अब हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। चलिए देखिए, पहला है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम सेकंड बाय मैचिंग देम विद द कॉलम फर्स्ट। ये मैच द कॉलम है, फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम से हमें मैच करना है। जल्दी से देखिए, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होगा? वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। सेकेंड ऑप्शन है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या इट वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडलमैन। ऑब्वियसली क्या चीज होगा? जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू का क्या होगा बेटे? इट वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। और ये कैसे होगा? जल्दी से ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये कराया भी था, अगर आपको ये याद हो जी। जो ये तीन पार्ट में डिवाइड था, इसमें है आपके जमींदार, इसमें है आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, और आपका ये था पीजेंट्स और लैंडलेस वर्कर्स। इसके अंदर क्या चीज होगा? ध्यान से देखिएगा, जमींदार क्या करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट। और उसके बाद क्या करेंगे? पीजेंट से एज मच एज वो काम करवाएंगे और सारी लग्जरी क्या करेंगे? खुद अच्छी तरीके से यूज करेंगे सारी लग्जरी को। तो इसके अंदर क्या चीज हो जाएगा आपका? जो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? इट वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडलमैन, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। अब जल्दी से देख लीजिए कहाँ है पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, उसको अच्छे से करना और प्रॉमिस करो एंड तक उसको अच्छे से करोगे और बाकी और पार्ट भी अच्छे से कर लेना, ताकि एंड में आप पर कोई भी स्ट्रेस या बर्डन नहीं आए। और बेटा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेफ्ट ना हो जाए आपसे। और जल्दी से हमारे साथ ये एमसीक्यू, मैच द कॉलम, केस बेस सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। एंड में कोई बर्डन ही नहीं पड़ेगा आप पर। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अब सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन इन द कॉलम बाय सेकंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव आइटम्स इन कॉलम वन। देखिए क्या चीज है ये आपका कॉलम फर्स्ट और सेकंड। पहला पार्ट क्या है? जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो जल्दी से ढूंढते हैं कौन सा वाला होगा। फर्स्ट पार्ट है वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, नहीं होगा। सेकंड पार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये भी नहीं होता है। डिफरेंट सेक्टर का मतलब ऑक्यूपेशन होता है। थर्ड पार्ट देखिए, इट वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडलमैन। तो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू तो था ही मिडलमैन की तरफ वर्क कर रहा था। और अगर आपने याद हो, मैंने आपको ये करवाया था लास्ट वीडियो में, अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो देख लीजिएगा। पहले पे था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, और आपका दूसरे पे क्या था? दूसरा था आपका जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स, और थर्ड था आपका पीजेंट्स या लैंडलेस वर्कर, ठीक है बेटा। अब क्या काम था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदार फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट दे देते, उसके बदले वो कहते थे वर्कर से जितना मर्जी काम करवा लो, और लग्जरी सारी कौन ले जाते थे? आपके जमींदार, ठीक है। लग्जरी लाइफ कौन जी रहे थे? आपके जमींदार, यानी प्रॉफिट सारा कौन रख रहे थे? जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो क्या होगा? इट वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडलमैन। स्टैग्नेंट इकोनॉमी पहले भी बताया, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। जल्दी से देख लिए कहाँ है? वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन नेशनल इनकम, मार्क कर दें। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? जिसके अंदर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइड हो। अब ये कुछ ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, इस ऑप्शन में देख लीजिए करेक्ट क्या है।
ए पार्ट में है आपका ए का क्या है थर्ड, बी का क्या है फोर्थ, सी का क्या दिया हुआ है फर्स्ट, क्या ये सही है, डी का क्या है सेकंड, और हमने यही मार्क करा है तो हमें फटाफट से पता चल गया है हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका ये पार्ट हो जाएगा। आपको करके भी दिखा दिया, लेकिन आप अपनी कॉपी में जरूर से करके देखना खुद से भी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव शोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। फर्स्ट पार्ट है आपका ग्रेट फेमाइन्स ऑफ बंगाल विच क्लेम्ड अ लार्ज टॉल ऑफ लाइव्स। सेकेंड है आपका द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। थर्ड है आपका फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम मुंबई टू थाने। फोर्थ है आपका ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। अब इसके अंदर आपको बेटा क्या चीज करना है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव शोइंग द क्रोनोलॉजिकल, सही ऑर्डर में जो चीज हुई थी उसको लगानी है आपने। तो ए पार्ट में क्या दिया हुआ है फोर्थ ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, जो कि गलत है। फिर था सेकंड आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये भी बेटा गलत है। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका ये फर्स्ट वाला क्या है ग्रेट फेमाइन्स ऑफ बंगाल, ये भी बेटा ऑर्डर सही नहीं है। बी पार्ट में देखिए, क्योंकि आपका सबसे पहले अमंग दी फोर्थ जो हुआ था वो क्या हुआ था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है बेटा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं 1991 को, तो स्टार्ट सबसे पहले ये हुआ था। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन आपका आया है जिसके अंदर क्या है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, फिर है सॉरी, फिर है आपका फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम मुंबई टू थाने, फिर आपका है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, और फिर आपका क्या चीज है बेटा, फिर है आपका ग्रेट फेमाइन्स ऑफ बंगाल विच क्लेम्ड एट अ लार्ज टोल ऑफ लाइफ। तो आपका थर्ड पार्ट क्या है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ध्यान से करना, अगर आपको ये याद है आपने थ्योरी में पढ़ रखे हैं तो आप इजीली इसको कर लेंगे। चलें आगे चलते हैं बेटा। अब है आपका डेटा या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्रॉप दिया हुआ है और प्रोडक्शन इन लैक्स टन्स दी हुई है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है उन्होंने 1947 और 2021 टू 22 का डेटा दिया हुआ है। वीट का कितना है बेटा 64, और वेयर एज 2021 से 22 में वीट कितना है आपका 1068, राइस कितना था 220, और आपका 2021 से 22 में कितना है 1303। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज इंक्रीज्ड बाय, अब आपको क्या चीज देखना है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितने से इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितने से इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1947 से 2021 से 22 में क्या चीज बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट देखना है हमें कितना इंक्रीज हुआ है। अब प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कैसे पता चलेगा, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे 2021 से 22 में कितना है 1068, और 1947 में कितना है 64, तो हम क्या करेंगे 2021 से 22 में इतना है, 1947 में 64 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बच्चा। ठीक है, 2 3 जा 2 5 जा 3 जा और 4 जा, ये हो जाएगा आपका अगर हम करेंगे 16.68 और राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा इतना। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है और ये राउंड ऑफ करके हम कर देंगे। अब देख लीजिए कितने से इंक्रीज हुआ 16.7 टाइम्स। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर क्या है बी पार्ट, और जो अलग कलर से लिखा है वही आपके आंसर है। आप इसको डिवाइड करेंगे, उसने पूछा है कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो आप 1068 को डिवाइड कर देंगे किससे 64 से, क्योंकि 2021 में कितना है 22 से और 1947 में कितना है। चले आगे देखें, फिर आगे है आपका डेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। क्रॉप दिया हुआ है व्हीट और राइस, प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टेयर 1947 से 2021 से 22, व्हीट कितना है 660 और 2021 से 22 में कितना है 3507, राइस कितना है 665 और 2021 से 22 में कितना है 2809। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वाज इंक्रीज्ड बाय केजी पर हेक्टेयर फ्रॉम 1947 से 2021 से 22। अब ये बोल रहा है प्रोडक्टिविटी राइस की बताओ भाई कितनी इंक्रीज हो गई, किसकी राइस की पूछ रहा है कितनी इंक्रीज हो गई है। ठीक है बेटा, कितने टाइम्स नहीं पूछा, उसने पूछा है कितनी इंक्रीज हो गई है, तो हम क्या करेंगे ये दिया हुआ है राइस जो कि 1947 में भाई कितना था 665 और 2021 से 22 में कितना है 2809,
तो अब हम क्या करेंगे, 2809 को 665 में से माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 2144 21 आपका 44। ये आपका आंसर। अब ऑप्शन देखिए करेक्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है बेटा, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका 2144। इसको सही तरीके से कर लीजिएगा। ओके, चले नेक्स्ट है आपका डेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके सामने कुछ इंटरप्रेटेड द गिवन मैप दिया हुआ है रिलेटेड टू ट्रेड यानी बिजनेस, जो किन के बीच में हो रहा है, इंडिया और ब्रिटेन। आई होप आपको पता भी चल रहा होगा, जो कि स्विस कैनाल के ऊपर है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छा डिटेल में बताया था ये क्या चीज है। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। स्विस कैनाल कब बना था, 1 मार्क्स में ये भी जरूर से याद रखना, 1869। ठीक है, जरूर से याद रखना, स्विस कैनाल इंपॉर्टेंट है, कब बना था, 1869। अब इसका हम आंसर बताएंगे सारा का सारा। स्विस कैनाल क्यों बनाया गया था, अब ये मैप दिया हुआ है। अब आप बताइए इसमें जो बिजनेस हो रहा है, हम ओपन क्यों किया था हमने स्विस कैनाल इन 1869। ठीक है, दिस स्विस कैनाल क्या था, पहले भी पढ़ाया हुआ है, आर्टिफिशियल वाटरवेज है कनेक्टिंग पोर्ट ऑन द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ स्विस, एन आर्म ऑफ द रेड सी, इट प्रोवाइड। इसका मेन एम क्या था, ये लाइन आपको अच्छे से करनी है। इट प्रोवाइड अ डायरेक्ट ट्रेड, इट प्रोवाइड व्हाट, अ डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशनिया। इट रिमूव द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अब आपको अफ्रीका के पहले के टाइम में क्या था, जो ये बिजनेस कर रहे थे, ये ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल वगैरह लेकर के जा रहे थे इंडिया से, कौन, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे थे, पहले इनको सेल करना पड़ता था अफ्रीका के आसपास से। लेकिन क्या हुआ, स्विस कैनाल ने डायरेक्ट वाटरवे बना दिया, डायरेक्ट ट्रेड रूट बना दिया बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स, जिसके जो लोकेटेड है साउथ एशिया में। अब डायरेक्टली हमें क्या चीज कर सकते हैं, ट्रेड रूट पर जा सकते हैं, और नो नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। इट्स ओपनिंग इन 1869 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके ओपन होने से, स्विस कैनाल के ओपन होने से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफी रिड्यूस हो गई बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। और ये क्या चीज हुआ, इट लेड टू मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली कंट्रोल कर दिया, किस पे, इंडिया और फॉरेन के बिजनेस पे। ठीक है, जब वो क्या कर रहे थे, जब कॉलोनियल रूट चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर, ये डायरेक्ट रूट बना दिया था बेटे, जिसके अंदर ये क्या चीज कर रहे थे, इनको अब यहाँ से सेल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, समझ रहे हो, ये स्विस कैनाल बना हुआ है। ठीक है, अब ये बात समझ रहे हो, डायरेक्टली ये चीज था, डायरेक्टली रूट था ये, जिसके अंदर डायरेक्ट ट्रेड हो रहा था। ठीक है बेटा, और इस पे क्या चीज थी, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और ये स्विस कैनाल कब बना था, ये आपको याद रखना है, 1869। चले आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आपको क्या चीज करना है, आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, 1 or 2 on the basis of the same. One of the most common debates I hear about India is whether British colonialism has been good or bad for the country economic prospectus. बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्या चीज कह रहा है। One of the most common debates I hear about India is whether, जो ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे इंडिया पे, वो कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए प्रोस्पेक्टस गुड था या बैड था, क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा था या बुरा था। तो डिफेंडर ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफन साइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो लोग ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते हैं वो ये बताते हैं उनके टाइम में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड्स हुई। ठीक है, और द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुई। बट एज टाइम्स पासिस द एविडेंस माउंट्स दैट, एविडेंस प्रूफ था ये क्या, that India would have been much better off on its own. इंडिया खुद से ही बहुत अच्छा कर सकता था, ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं थी रूल करने की, या ब्रिटिशर्स ने रोड्स और रेलवेज बनाई तो वो कह रहे हैं इंडिया अपने आप भी ये सब कर सकता था। Consider living standards in the colonial period for much of the 18th and early 19th century. Under British rule, Indian economic performance was mediocre at best. It has been estimated that the yearly agriculture wage was higher in
1810 देन इन 1946 ये बात बोल रहे थे। इट हैज बीन एस्टिमेटेड ईयरली एग्रीकल्चर वाज हायर 1810 में हायर थी देन इन 1946, क्योंकि 1946 में तब भी ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, इंडिया पे रूल कर रहे थे। हमें आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 में। तो इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव हाउ मच ऑफ दैट डिक्लाइन वॉज बिकॉज ऑफ दी, हम ये बोल भी नहीं सकते, ये कह भी नहीं सकते, ये प्रूव भी नहीं कर सकते थे कि कितना डिक्लाइन, कितना डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिशर्स, बट इट इज हार्डली अ रिंगिंग एंडोर्समेंट। ये बात बोल रहे हैं, हम ये जुटला नहीं सकते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे बेटा क्या है, colonial exploitation of the Indian economy during the British Raj had some positive side effects for the Indian economy। ये बात बोल रहे हैं जब colonial exploitation हो, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था तो हमारे इंडिया पे एक्सप्लॉयटेशन जब हो रहा था इंडियन इकोनॉमी पे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, तब भी कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स है किस पर, इंडियन इकोनॉमी पे। डू यू एग्री, क्या हम एग्री करते हैं? यस इट इज ट्रू। रेलवे और रोड्स किसकी वजह से बना था, ब्रिटिशर्स की वजह से। तो इट इज ट्रू दैट द पॉलिसी ऑफ colonial exploitation during the British Raj had some positive side effects for the Indian economy, जैसे कि स्टार्ट ऑफ रेलवे सबसे अच्छा काम था जो ब्रिटिशर्स ने करा था, स्टार्ट ऑफ रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, सुइस कैनाल, ठीक है, जिसके अंदर से वो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट करने के लिए खैर बनाया था उन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स भी किसने बनाया हुआ था, ये भी आपके ब्रिटिशर्स ने करा था। इम्प्रूवमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो कि ब्रिटिशर ने करा था। ठीक है, एंड अ गुड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एक बेस्ट एग्जांपल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कैसे काम कराते हैं, ये क्या चीज़ है, गुड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे मैनेज करना चीज़ों को, ये सब किसने बताया था, आपके ब्रिटिशर्स ने। वर सम क्रिटिकल एलिमेंट्स और द पॉलिसी ऑफ colonial exploitation, but all these implied a growth oriented चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी। बट इन सब ने बाद में क्या चीज करा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड चेंज आए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है बेटा, देखिए एक बात ध्यान से सुनना, हमें केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। इसमें ये चीज बताया हुआ है, हमने ब्रिटिशर्स के बारे में सुना है कि उन्होंने इंडिया पे क्या करा था, कॉलोनियल रूल करा था इंडिया को इन्होंने। लेकिन कुछ डिफेंडर ब्रिटिश के हैं जो ये बात बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम भी करा था, सच एज रोड हो गई, रेलवे हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। टाइम पासिस बाय द एविडेंस माउंट्स दैट, इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अगर ये लोग हमारे पे रूल ना करते हम अपने आप भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। तो फॉर मच 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाज मीडियोकर एट बेस्ट, बहुत अच्छी थी। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, लेकिन उन्होंने अपना फायदा भी देखा था इस चीज के अंदर। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द ईयरली एग्रीकल्चर वाज हायर थी, कब, 1810 में, देन इन 1946। बट इज डिफिकल्ट टू प्रूव हाउ मच ऑफ द डिक्लाइन वॉज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। पर ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कितना एक्सप्लॉइट हमारा इंडिया हुआ है, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था। बट इट इज हार्डली अ रिंगिंग एंडोर्समेंट, इसका मतलब ये क्या चीज है, लेकिन कुछ अच्छे इंपैक्ट भी ब्रिटिशर्स ने करे हैं, वो हम देखेंगे क्या है। colonial exploitation of the Indian economy during the British Raj had some एक्सप्लॉयटेशन तो कराए बेटे, लेकिन हमें क्या बताना है, उनके कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी है। तो इसमें बता दीजिएगा साइड इफेक्ट क्या है सारे के सारे, कि उन्होंने क्या क्या चीजें इंप्रूव करी। कम्युनिकेशन हो गया, रेलवे हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हो गया, गुड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रेट एग्जांपल है हमारे इंडियन पॉलिटिशियन के लिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था। ठीक है बेटा, बट ऑल दीज इंप्लाइड अ ग्रोथ ओरिएंटेड चेंज, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इंडियन इकोनॉमी में चेंज आता गया। देखिए, देयर वाज अ रिवर्सल ऑफ ग्रोथ प्रोसीजर अंडर द ब्रिटिश राज इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये बात बोल रहे हैं देयर वाज अ रिवर्सल ऑफ ग्रोथ, रिवर्सल मतलब उल्टा, अंडर द ब्रिटिश राज इन इंडिया। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द रिवर्सल ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, इसके अंदर क्या चीज है बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे। फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिवर्सल ऑफ ग्रोथ अंडर द ब्रिटिश राज इन इंडिया। पहला एग्रीकल्चर, बहुत ध्यान से सुनना। प्रायर ब्रिटिश राज से पहले कल्टिवेटर्स इंजॉयड द ओनरशिप राइट, ओनर वो खुद थे फार्मिंग के, एंड वर टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, बहुत सस्ता लैंड रेवेन्यू पे करते थे वो डायरेक्टली टू द किंग, जमींदार्स को। दिस प्रोसेस वॉज रिवर्स्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश रूल करने लग गया हमारे इंडिया पे ये सब चीज उल्टा हो गई। दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर, इन्होंने फार्मर को भी एक्सप्लॉइट कर दिया और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ प्रोसेस को हैम्पर कर दिया। ठीक है, समझ गए।
टूर्नाकेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ग्रोथ प्रोसेस को कहीं ना कहीं क्या कर दिया, डिक्रीज। आप लिखना एंड डिक्रीज द ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या कर दिया था, अपने फायदे के लिए यूज करा था, कन्वर्टेड द फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ ले जा करके। अब इंडस्ट्री की तरफ आ जाइए। इंडस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, सारे इंडस्ट्री क्या थी, मेनली पहले के टाइम में क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो हैंड मटेरियल गुड्स बना रही थी। इट enjoyed worldwide reputation of producing quality products like डिकाई मुस्लिन, ठीक है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इन्होंने मुस्लिन को भी, अगर आपने व्हाइट सा कपड़ा देखा हो, बहुत छन्ने टाइप का, आपने अगर व्हाइट सा कपड़ा देखा हो, वो था डिकाई मुस्लिन। इट वॉज डिस्ट्रॉयड, ये भी डिस्ट्रॉयड, और हमारा इंडिया इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता था, ये सारी चीज़ें हैंडमेड मटेरियल था। इट वॉज डिस्ट्रॉयड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अगर बाहर से एक्सपोर्ट जाएगा हमारे इंडिया से, ब्रिटेन वगैरह या फॉरेन कंट्री में हम बिजनेस कर रहे थे, तो टैक्स पॉलिसी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे, ठीक है बेटा। और वो लोग अगर यहाँ से इम्पोर्ट करा रहे हो, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करवा रहे हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। तो ये सब मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉयड कर दिया, ठीक है। तो ग्रोथ को रिवर्स कर दिया, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी, अब उसको क्या कर दिया, रिवर्स। थर्ड है आपको फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, प्रायर टू द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज से पहले एक्सपोर्ट कंसिस्टेड लार्जली ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। पहले के टाइम में क्या था, जब ब्रिटिश राज नहीं था, एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे फिनिश प्रोडक्ट का, एंड इम्पोर्ट क्या हो रहा था, लार्जली गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है बेटा। बिलियन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर क्या कर रहे थे, हम क्या करवा रहे थे, इम्पोर्ट करवा रहे थे। फॉरेन ट्रेड क्या हो रहा था, फॉरेन बिजनेस क्या हो रहा था, जब ब्रिटिश राज नहीं कर रहा था, एक्सपोर्ट करवा रहे थे फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जा रहे थे, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के, और हम इंपोर्ट करवा रहे थे क्या, हमारे पास क्या आ रहा था, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि अभी बताया, नेट एक्सपोर्टर का मतलब है यहाँ से जितना भी रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉफी हो गया, वो सारा का सारा क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल की तौर पे कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, और फिनिश्ड गुड्स बन के कहाँ रहते, इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को, उनको एक मार्केट चाहिए थी सामान बेचने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, इंडिया की कॉलोनी को एक्सप्लॉइट कर दिया, और वो इंपोर्टर किसके बन के रह गए, फिनिश गुड्स के। ऐसे ही एक्सप्लॉइट हुआ था, ऐसे ही इंडिया की ग्रोथ क्या हो गई थी, रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब उल्टा, ठीक है बेटा। आगे देखें। Thus, the colonial policy of the British government almost reversed the composition और structure of output। उन्होंने क्या चीज कर दिया था, जो colonial policy थी, colonial policy आपको मैंने बताया है, ब्रिटिशर्स जब क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, तो उसके अंदर क्या था, कॉलोनियल रूल जो चला रखा था उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रिवर्स, उल्टा कर दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट भी सारा का सारा क्या कर दिया था, चेंज, रिवर्स कर दिया था, एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट भी चेंज कर दिया था। अब इंडिया बन के रह गया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। दिस लेड टू रिवर्सल ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, उल्टा कर दिया था ग्रोथ प्रोसेस को। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट द पेस ऑफ ग्रोथ वॉज सिवियरली हिट, ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रोथ क्या रह गई थी, हिट हो गई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो बेटा, ठीक है। अब आपका क्या है, ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू और फॉल्स। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। इंडियन इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी इन ब्रिटिश और इंडिया की गवर्नमेंट में, मेनली ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या वो प्रोटेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के इंटरेस्ट को? फॉल्स। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, वर ओनली कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ब्रिटिश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया के अंदर था, जो वो बना रहे थे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि उन्हें दिख गया था इंडिया सोने की चिड़िया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, इंडिया की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए फिनिश गुड्स क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से ला रहे थे। अब रेलवे वॉज दी सेकंड, देखिए रेलवे वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या था, ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाया था, फायदा उनका ही था, लेकिन हाँ ये अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ट्रू। तो रेलवे अनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लोग कर सकते थे
इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, बैरियर्स होते हैं हिंड्रेंस, रुकावटें, अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे लोग, एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, बिजनेस करने के लिए भी। अब थर्ड देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज कन्फाइंड टू यूएसए, फॉल्स। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड किसके साथ हो रहा था, वॉज कन्फाइंड टू ब्रिटेन, अपने फायदा के लिए, अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। चले आगे, नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1860, नो, कब करा था, 1850 में, ये याद रखना, ठीक है बेटे, फॉल्स हो गए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री enjoyed worldwide reputation before the British rule. Yes, India was well known for its handicraft industry in the fields of cotton, silk, textile, metal और precious stone, आपको पहले भी बताया है मैंने, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ट्रू। फिर है सिक्स्थ, देयर वॉज ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वेरी ट्रू, ठीक है, ट्रू। देयर वॉज अ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, सारी खत्म हो गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एज नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। हमारे नेशनल प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि आपको बताया सजेस्ट हमारे इंडिया की रिसोर्सेज, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड बिफोर द ब्रिटिश रूल, फॉल्स। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट यानी, एंड प्रॉस्पेरस, खुशहाल इकोनॉमी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल, ठीक है बेटा, बिफोर द ब्रिटिश रूल, ओके। आई होप ये तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, और अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, आप सारे एमसीक्यू, मैथ्स कॉलम, ट्रू फॉल्स सब कर लेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड ड्यू टू द पार्टीशन, ट्रू। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइडेड कंट्री हाईली irrigated and fertile land went to the पाकिस्तान। देखिए डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, तो ये बात बोल रहे हैं हाईली इरिगेटेड, इरिगेटेड समझ गए ना, इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ होती है, जिस जमीन की बात कर रहे हैं, और फर्टाइल लैंड वेंट टू, कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, नो, फॉल्स। एग्रीकल्चर था मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग colonial पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, नो, फॉल्स। बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, मियरली 48 एंड 40 per thousand रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द colonial रूल द मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वॉज टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। जो colonial रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, ठीक है, कौन, ब्रिटिशर्स, उनका मोटिव क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, कि ताकि लोगों को और अच्छी फैसिलिटीज देखें, एमिनिटीज, अच्छी फैसिलिटी, नो, फॉल्स। द मेन मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट लाइक मोबिलाइजिंग द आर्मी, ठीक है बेटा, आर्मी क्या चीज करना, मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, हमारी आर्मी को कहीं ना कहीं क्या बनाना, बंदी बनाना, ठीक है, समझ रहे हो, उनसे काम करवाना, और क्या चीज है, और शिफ्टिंग रॉ मटेरियल को क्या करना, एक्सपोर्ट करवाना। आई होप आपको ये समझ आया हो अच्छी तरीके से। फिर है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बेनिफिटेड द इंडियाज मोर देन द ब्रिटिशर्स, फॉल्स। रेलवे बेनिफिटेड टू द ब्रिटिशर्स मोर देन द इंडियंस, द कंस्ट्रक्शन रेलवे लीड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बल्क ऑफ रिसोर्सेज हमारा क्या चीज जा रहा था, इंडिया टू ब्रिटेन, ठीक है, इसलिए फॉल्स होगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेल्प्ड फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, फॉल्स। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कभी भी हेल्प नहीं करी थी फार्मर को कि इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाए। इट डिड नॉट इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्रॉप्स दे वर प्रोड्यूसिंग व्हाट, कैश क्रॉप। इन्होंने क्या करा था, याद रखना, फूड क्रॉप की जगह इन्होंने क्या प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने कहा कि ये तो वीट और राइस बना रहे हैं, फूड क्रॉप्स वो होती है, तो इनको किसकी तरफ लेके आओ अपने फायदे के लिए, कैश क्रॉप सच एज कॉटन, रॉ सिल्क, कॉफी, जूट, ये सब आएगा, विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्री उसको यूज करे और उससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेकर के इंडियन मार्केट में सेल आउट करें। नेक्स्ट, बिफोर 1921 इंडिया was in the second stage of demographic transition, false. India was in the first stage of demographic transition before 1921. The second stage of transition began after 1921 के बाद आई थी आपकी second stage of demographic transition, ठीक है बेटा। फिर during British rule India became an exporter of manufactured goods, false. India became an exporter of raw material, ठीक है बेटा।
फिर है आपका लेस देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, फॉल्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट, मोनोपोली कंट्रोल कर दिया था इन्होंने इंडियाज एक्सपोर्ट पे। एंड इंपोर्ट्स मोर देन 2 ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद अदर, क्या हो जाएगा, कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका एंड पर्सिया। मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज, ये क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। 50% देखिए फॉरेन ट्रेड किसके साथ हो रहा था, ब्रिटेन के साथ हो रहा था, वाइल बाकी किसके साथ अलाउड कर रहे थे वो अदर कंट्रीज, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, पर्सिया दैट इज ईरान हो गया। ये मैंने पढ़ाया भी है वीडियोस में, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और अच्छी तरह से इसको जरूर पढ़ लेना। एमसीक्यू हमेशा सब बाद में कराते हैं, आपको पहले इसलिए करा रही हूँ और सारे हर तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ, एंड में आप पे बर्डन ना पड़े और आपके स्कूल के एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।